हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ एजु वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th की साइंस का जो केमिस्ट्री भाग उसका चैप्टर नंबर 3 धातु है। धातु उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसे लेक्चर नंबर 3 कर चुके हैं, जिसमें पहले में चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सेकेंड लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्न, तीसरे लेक्चर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा जो लेक्चर है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक वाले प्रश्न है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर से कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से पूछेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं 4 अंक वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न पहला क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी और इस धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार करते हैं, उदाहरण सहित बताना हम लोग को। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो उत्तर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सक्रियता में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस स्थापित करती हैं, तथा श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना ऊपर होता है उनकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं धातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण करती हैं। उदाहरण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अतः ये दोनों ही ये बस वाले भी ना अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, परंतु कॉपर या सोना आदि धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, प्रश्न पहला था। अब प्रश्न दूसरा देखें। दूसरा क्या है, कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, परंतु रासायनिक श्रेणी की सहायता आधार पर समझाइए। तो अथवा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो उत्तर, सक्रियता श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है तथा इस श्रेणी में पहले आने वाले धातु बाद में आने वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से विलयन को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। इस प्रकार विलयन में Cu2O+ आयनों की उपस्थिति हो जाती है, जिसके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी नीला हो जाता है। ये चीजें थी। ठीक है, और इक्वेशन है, ये समीकरण है इस चीज का। ठीक है यार, कहाँ चला गया, थोड़ा ज़्यादा चला गया नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखती है। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वेशन समीकरण है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती, कारण बताइए। उपरोक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो उत्तर, सक्रिय श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जिंक हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सिल्वर का स्थान इस श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे अथवा यह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट कोई क्रियाशील नहीं। प्रश्न 5वां, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो उत्तर, विलयन तत्वों को विभिन्न तत्वों को के घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सोडियम अधिक सक्रिय, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु सिल्वर कम सक्रिय धातु हैं। ये चीजें। अब आइए प्रश्न 6वां देखते हैं। जिंक धातु कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। सेकंड, एक यार ये बस
वाला नॉइज रिडक्शन, नॉइज दे के चला गया पूरा। प्रश्न 6वां फिर देखिए, जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। दूसरा, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपाय को लिखिए। उत्तर है, पहला, जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहला, निस्तापन। इसके उत्तर के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन देखें, मतलब पहला लेक्चर था निस्तापन, जो पहला लेक्चर में है निस्तापन के बारे में दिया है। दूसरा, अयस्क ऑक्साइड का उपचयन, इसके मतलब अयस्क ऑक्साइड के लिए भी आपको ये दोनों निस्तापन और अयस्क ऑक्साइड के लिए आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको अयस्क और निस्तापन इसी लेक्चर में दिखाने का, ठीक है। और वो क्या है, संक्षारण भी है इसी में ना, ठीक है, संक्षारण भी दिया हुआ है क्या, देखिए 6वें में संक्षारण के लिए, संक्षारण दूसरे में संक्षारण दिया है, इसके लिए संक्षारण की सुरक्षा के उपाय तथा विधियाँ। तो चलिए संक्षारण, निस्तापन और अयस्क ऑक्साइड, इसके लिए फर्स्ट ट्रैक रीजन में देख लेते हैं। चिल अबाउट लोड हो रहा है, क्या क्या था रुकिए, निस्तापन था। निस्तापन देखिए, वायु की अनुपस्थिति में संद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है, ठीक है। और निस्तापन की ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन की प्रक्रिया या ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे क्या है, एक मिनट, आगे निस्तापन हो गया, अयस्क ऑक्साइड का अपचयन भी हो गया, और संक्षारण बचा है। और संक्षारण जो होता है इसमें कि किसी वस्तु को आप बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, किसी खाद्य पदार्थ को आप खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, और ये लोहे के साथ भी होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक जंग लग जाती है, जिससे कि उसको दूर करने के लिए उस पर, और जो जंग लगती है लोहे पे तो उससे वो लोहा कमज़ोर होता है, खाना जंग लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, आप खा नहीं सकते। यही संक्षारण में होता है कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर जंग लगता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्षारण में किसी वस्तु को खुला छोड़ देने पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और एक अलग रिएक्शन के बाद अलग ही चीज़ बना लेता है, ठीक है, जिससे कि वो वस्तु खराब हो जाती है या फिर वो कमज़ोर हो जाती है, ये चीज़ें। और संक्षारण से उपाय और विधियाँ ये कि लोहे की वस्तु पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर तेल लगाना या फिर ग्रीस लगाना, या फिर उसे खुली वायु में ना रखना, या फिर उस पर अल्युमिनियम का एक लेपन लगाना, ये सब जिंक सल्फाइड का विलयन में डुबो कर रखना, ये सब चीज़ें हैं संक्षारण से सुरक्षा के लिए। आइए अब आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्नलिखित में उत्तर कीजिए कि खनिज, मतलब लिखिए में उत्तर दीजिए खनिज तथा अयस्क। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 3 तरीके से क्वेश्चन दिया है। उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए, अयस्क व खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, और निम्न में अंतर कीजिए खनिज तथा अयस्क में, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दिया, मतलब कि बुद्धू सा क्वेश्चन पूछ लिया, पहला वाला जो ऊपर था सबसे, ठीक है। तो आइए, उत्तर है खनिज तथा अयस्क में अंतर निम्नलिखित है। खनिज एक तरफ है, एक तरफ अयस्क है, एक बीच में डंडा खींच दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप बोर्ड के कॉपी में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति में भूत प्रॉपर्टी के नीचे धातुएं निम्न जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं, और ये सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में कॉपर फ्लोराइड,
ठीक है, ये चीज़ें। और अयस्क के बारे में जान लेते हैं। जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्कों में को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण हॉर्न सिल्वर, AgCl। ठीक है, ये चीज़ थी। चलिए, आज का लेक्चर भी ख़त्म, ये चैप्टर भी ख़त्म। लेक्चर नंबर 4 तक गया है, 4th 5th शायद से। आई होप 5 लेक्चर गया है कि 4, 1 2 3 4 लेक्चर गया है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड 4 लेक्चर। अब अगला लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।